आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। आखिर ये कब तक हमें झेलनी पड़ेगी और वो वक्त कब आएगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी पेमेंट के लिए, एलओसी के लिए ट्रेजरी की तरफ ना देखना पड़े। तो कर्जा है वो तो समृद्ध अमेरिका में भी बहुत बड़ा कर्जा चढ़ता है। कर्जा तो एक रूटीन की प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम कर्ज के तले दबते जाएंगे और प्रदेश में दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। तो कर्जा तो जयराम जी 76,633 करोड़ रुपए छोड़कर चले गए थे। वीरभद्र जी के समय कर्जा 48,000 करोड़ रुपए था। राज्य के कर्मचारियों का 13% डीए पेंडेंसी है। क्या पॉसिबिलिटी है सर हम दे पाएंगे? मेरे समय का कोई डीए पेंडिंग नहीं है। अगर ओपीएस ना दी जाती तो आपका डीए भी पूरा क्लियर हो जाता। चेस्टर हिल का जो इतना लंबा विवाद चला, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज गई थी, उनके नाम आए, अधिकारी आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और प्रदेश की कहीं ना कहीं सर गरिमा को ठेस पहुंच रहा है। ये आपस में लड़ते रहते हैं। अब वो अखबारों के माध्यम से लड़ रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें प्रदेश की छवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरे के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए उस पर कोई इंक्वायरी भी सर आपने इनिशिएट की, कोई इंक्वायरी बिठाई? अब इनकी क्या इंक्वायरी उठाऊं? एक पर लगाता, दूसरे पर लगाता। ये सिर्फ ईगो की सेटिस्फेक्शन का भी आया कि सेवा विस्तार काफी हो गया, अब सरकार किसी को सेवा विस्तार देगी नहीं। कोई सेवा विस्तार किसी को नहीं मिलेगा, कोई रीएम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं मिलेगी। सेक्शन 70 के बीच हम रिटायर नहीं करेंगे शिक्षकों को, वो इस साल भी कंटिन्यू होगा सर या बदलाव होगा? अगर परिस्थितियां इसी तरह रही तो और डेफर हो सकता है। ये जो आपने 6 महीने का आपने स्लोट दिया, ये और ज्यादा बढ़ सकता है। हमने आर्थिक चुनौतियों को नियंत्रित कर लिया है और आर्थिक चुनौतियों को पार करना शुरू कर दिया। जो हमने क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स का 3% का जो पे कट डेफर करने की बात की थी, उसको विड्रॉ कर लिया है। भी 50% की सैलरी दे दी है और एमएलओ की 20% की सैलरी कर दी। जरूरत बेचारे एमएलओ को होती है। कट लगा है तो थोड़ी देर सहन करना चाहिए। अगर आरडीजी बंद नहीं करते तो हिमाचल प्रदेश तो 26 में ही हमने आत्मनिर्भर अपनी नीतिगत बदलाव से ही कर देना। अभी भी कैबिनेट में एक मंत्री का पद रिक्त है, तो क्या कैबिनेट के एक्सपेंशन के स्कोप हैं तो सर कब तक? नहीं, मंत्री बिल्कुल। सर बोर्ड कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन बनने थे बनेंगे या हो चुका सर जितने बनने थे? तो आपकी चुनावी गारंटीज थी 10, आपको क्या लगता है कौन सी गारंटी आपको मीट कर रही है? 10 की 10 गारंटियाँ पूरी होगी। चिट्टे में इन्वॉल्व है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या जो करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया सर अब हो गई है, कुछ चेंजिंग और भी हो सकती है जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होती। जिस मर्जी ने लड़ना लड़ सकता। मंडी का एक एपिसोड हुआ, एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई, तो क्या सर और कुछ सख्त कदम लेने की है सर आवश्यकता भी? किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में संपन्न हुए हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को कई उम्मीदें थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं करेंगे। जो घोषणाएं हुई उनसे लोग कितने संतुष्ट हैं, नहीं हैं, या प्रदेश को लेकर आगे किस प्रकार से जाना इस आर्थिक संकट के बीच, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस समय खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। बात करेंगे कि प्रदेश को आगे किस प्रकार से एक आर्थिक संकट से निकालेंगे बाहर और प्रदेश के जो तमाम वर्गों की उम्मीदें हैं उन्हें कैसे पूरा करेंगे। आए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ। सबसे पहले सर, आप यहाँ पर आए हिमाचल दिवस के आयोजन के लिए, बॉर्डर टूरिज्म खोलने के आपने प्रयास किए थे, वो प्रयास आपके रंग लाए। कितना आपको इम्पैक्ट दिख रहा सर बॉर्डर टूरिज्म खोलने का और कितना पर्यटक प्रदेश में बढ़ा है, और आगे चलकर कैसे आप इसको, जैसे आपने कहा था कि मानसरोवर के लिए भी प्रयास करेंगे यहाँ से हो, कैसे देखते हैं सर आप ये सारा? हमने आर्थिक चुनौतियों को नियंत्रित कर लिया है और आर्थिक चुनौतियों को पार करना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर हम हिमाचल के जिस आत्मनिर्भर की कल्पना कर रहे थे, हालांकि आरडीजी हमारी 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपये बंद कर दी। अगर आरडीजी बंद नहीं करते तो हिमाचल प्रदेश तो 26 में ही हमने आत्मनिर्भरता अपनी नीतिगत बदलाव से ही कर देना था। लेकिन अब हम आत्मनिर्भरता हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी योजनाओं को स्वरूप दे रहे हैं। अपनी योजनाओं को स्वरूप देने के बाद समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज जो किन्नौर में जब मैं शिव किला का खोलने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आया था, उस समय शिव किला में टूरिस्ट बहुत कम जाता था, पर आज पूरा किन्नौर टूरिज़्म से भरा पड़ा है। यहाँ टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है और लोगों की आर्थिक समृद्धि बन रही है।
सर ये जो आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, आखिर ये कब तक हमें झेलनी पड़ेगी और वो वक्त कब आएगा कि हिमाचल प्रदेश के तमाम वर्गों को इंतज़ार न करना पड़े, कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी पेमेंट के लिए, एलओसी के लिए ट्रेजरी की तरफ ना देखना पड़े, या डेवलपमेंट वर्क्स के लिए हमें कोई फंड्स की दिक्कत ना आए? क्या वो समय लौट के आएगा या धीरे धीरे हम कर्ज के तले दबते जाएंगे और प्रदेश में दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है और 6 महीने के भीतर ऐसी दोबारा समस्या नहीं आएगी। कोई पेमेंट कहीं नहीं रुकी जाती है, सिर्फ लास्ट के 2-3 महीनों की पेमेंट होती है, पूरा उसमें के अलावा कहीं भी पेमेंट नहीं रोकी जाती है। और जो हमने लूट थी उसको हमने ज़रूर रोका है। तो जो लूट रुकती है तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है क्योंकि वो उस लूट का फ़ायदा उठाते हैं। हमने उस लूट को रोककर प्रदेश के आम गरीब लोगों को पैसा बांटा है। और जहाँ तक आर्थिक चुनौतियाँ कोई बड़ी बात नहीं है। और जो कर्जा है वो तो समृद्ध अमेरिका में भी बहुत बड़ा कर्जा चढ़ता है। कर्जा तो एक रूटीन की प्रक्रिया है। तो कर्जा तो जयराम जी 76,633 करोड़ रुपया छोड़कर चले गए थे। वीरभद्र जी के समय कर्जा 48,000 करोड़ रुपये था। लेकिन अंतर क्या था? वीरभद्र सिंह जी के समय जब 48,000 करोड़ रुपये कर्जा था और जयराम जी के समय 76,633 करोड़ रुपये जो कर्जा था, उसमें उनको आरडीजी जो थी वो 47,000 करोड़ रुपये मिली थी और जीएसटी कंपनसेशन सेस हमें 13,000 करोड़ में मिला था। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या था? पहले सरकार बद्दी और पोंटा इसमें वैट और एक्साइज लगाती थी। वैट और एक्साइज के रूप में हमें 4,000 करोड़ रुपया हर साल आता था। केंद्र सरकार ने माना कि इनको जीएसटी लगने से पहले नुकसान होगा, तो उन्होंने 3200 करोड़ रुपया हमें हर साल देने की बात की और 5 साल तक दिया। जब हमारी सरकार 11 दिसंबर 2022 को आई तो जून 2022 में जीएसटी बंद हो गया, तो 13,000 करोड़ तब तक आया। 60,000 करोड़ में अगर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही ढंग से जनता की संपदा का इस्तेमाल किया होता तो उस 60,000 करोड़ में से वो 48,000 करोड़ रुपया लोन वापिस कर सकते थे, तो भी उनके पास 12,000 करोड़ रुपया रहता। हमें 3 साल में 17,000 करोड़ रुपया आया। और उनके पास 60,000 करोड़ होने के बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का डीए इन्होंने अभी तक नहीं दिया। हमारे पास 17,000 करोड़ आने के बाद भी हमने 3,000 करोड़ रुपए का डीए इनके एरियर दे चुके हैं और 11 या 13% हम एरियर डीए दे चुके हैं। तो ये व्यवस्था है। इसमें बहुत कम लोगों को ये नहीं पता होगा कि कौन सी योजना हम उनके लिए लेकर आ रहे हैं। सरकार आम जनता की सोचती है और उस सोच के अनुसार योजना लाती है, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे शिक्षा क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण विकास में, चाहे पर्यटन में, और उस सोच के अनुसार योजना जो सरकार लाती है उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो ये कर्जा जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रदेश के 10,000 करोड़ की आरडीजी जो केंद्र सरकार ने खड़ी है, मुझे ये नहीं समझ आता कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। वो क्यों नहीं हमारे साथ चलती है? आपदा में साथ नहीं चलते। जो घर उजड़ गए हैं, हमने कहा कि हमें 1 बीघा फॉरेस्ट में लैंड दे दो। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ भी 1 बीघा उन आपदा प्रभावित परिवारों के लैंड के लिए नहीं चलते। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि वो केंद्र सरकार का कानून है। अगर राज्य सरकार का कानून होता तो मैं आपदा प्रभावित परिवारों को 1 बीघा जगह मैं उनको दे देता, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। हमने तो उनको 7 लाख और 8 लाख रुपए की सहायता दी है। सर, आप कर्मचारियों के एरियर और डीए की बात कर रहे थे, लेकिन प्रदेश के कर्मचारी कहते हैं कि ये बजट निकल गया, 15 अप्रैल का ये हिमाचल दिवस का आयोजन लग गया, राज्य के कर्मचारियों का 13% डीए अभी भी नहीं दिया गया, वो इंतजार कर रहे हैं। तो कैसे सर इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे ये डीए वाला बढ़ता जाएगा? तो कोई मैकेनिज्म बनाया सर कि ये पेंडेंसी बढ़ती ना जाए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देते रहे? है कोई ऐसा मैकेनिज्म सर सरकार के पास? देखिए, राज्य के कर्मचारियों को इस बात के लिए धन्यवाद होना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीए भी फ्रीज कर दिया था, हमने तो फिर भी 13% डीए दिया और ओपीएस दिया। अगर ओपीएस ना दी जाती तो आपका डीए भी पूरा क्लियर हो जाता और आपका एरियर भी पूरा क्लियर हो जाता। ओपीएस के कारण हमें ये हमारे पर ये जो 1,600 करोड़ रुपए का कट लगा, जिसके कारण थोड़ी स्थिति ठीक है। राज्य के कर्मचारी खुश है, कोई मांग नहीं कर रहा है। उनकी कुछ जैसे शिक्षा विभाग में कुछ त्रुटियां हैं, जैसे जेबीटी के शिक्षक मुझे मिले कि हमारी पावर है, डीडीओ पावर हमें मिलनी चाहिए, छुट्टी की पावर मिलनी चाहिए।
बाकी कोई ऐसे डिमांड नहीं कर रहा। और आज खुशी की बात है कि जितने भी क्लास 4 कर्मचारी है उनका पूरा डी खत्म, एरियर ख़त्म हो गया। उनका पूरा जो पेंशन है उनका पूरा एरियर ख़त्म हो गया। तो जिस वर्ग को जरूरत है उसको मिल रहा है। और आज ये भी अच्छी बात है कि जो हमने क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स का 3% का जो पे कट डेफर करने की बात की थी, उसको मैंने बजट में घोषणा की थी। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने उसको विड्रॉ कर लिया है और मई में उन्हें का कोई 3% का कट नहीं लगेगा, उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी। तो अब सर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, सिर्फ उनकी कटेगी और मिनिस्टर एमएलएस की कटेगी, या एचओडी और तमाम लोग भी आएंगे, जैसे चीफ इंजीनियर है, ईएनसी है, होप्स है, कौन कौन आएगा सर अब जिनका डेफर होगा? इसमें चीफ सेक्रेटरी भी आएगा, होप भी आएगा, डीजीपी भी आएगा, एडीजीपी भी आएगा, जो भी आगे एचओडी भी आएगा, जो भी मिनिस्टर है वो भी आएगा, जो भी चीफ मिनिस्टर है वो भी आएगा, एमएलए भी आएंगे। तो सर ये डेफर की है या कट है सर? ये मैं यही सबको समझाता हूँ। इवन आईएएस अधिकारी मुझे मिले थे कि ये डेफर मत करो, इससे तो मैंने कहा नहीं, थोड़े समय आप भी देखिए कि किस प्रकार कट रहकर आम आदमी के जब आप कट मारते हो तो कैसे महसूस करते हो। जब उनकी योजनाएं, गरीब आदमी की जो योजनाएं होती है उस पर कट मारते हो तो आप कैसा महसूस करते हो। आम किसान की योजनाओं पर कट मारते हो, बागवान की योजनाओं पर कट मारते हो तो कैसा महसूस होता। तो एक सभी जो स्थिति थी उसमें एमएलए मंत्री भी आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये अब कट जो है वो अभी 6 महीने के लिए डेफर किया गया है। मतलब ये पैसा बाद में मिल जाएगा सर? वो परिस्थितियों के हिसाब से इन अधिकारियों का फैसला लेंगे। अगर इनको पैसा दे भी जाए तो बड़ा इनकम टैक्स जाएगा इनका, तो इनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। और कोई क्या बात है इसमें, दूसरा सर ये अपनी 50% की सैलरी दे दी है और एमएलओ की 20% की सैलरी कर दी। जरूरत बेचारे एमएलओ को होती है, मंत्री तो सरकार के खर्चे होते हैं। मंत्री जो है ना वो गवर्नमेंट है, एमएलए गवर्नमेंट नहीं है। एमएलए विधानसभा के सदस्य है, उनको गाड़ी नहीं मिलती, वो अपना गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल अपना डालते हैं एमएलए, उनका बिजली का बिल अपना देते हैं, पानी का बिल एमएलए अपना देते हैं, सब बिल अपना देते हैं एमएलए। लेकिन लोग बोलते हैं एमएलए को इतनी बढ़ गई, उतना कुछ नहीं मिलता। जो सरकार के ओहदों पर होते, जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर होते, उनको होता है। तो कट लगा है तो थोड़ी देर सहन करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के हित के लिए कट लगा है, 75 लाख की जनता के हित के लिए कट लगा है। तो अभी तो 6 महीने डेफर किए, आगे देखते हैं कितना और डेफर करना है कि नहीं करना, वो तो आगे भविष्य के गर्भ में है। अगर परिस्थितियाँ इसी तरह रही तो और डेफर हो सकता है? ये जो आपने 6 महीने का आपने स्लॉट दिया, ये और ज़्यादा बढ़ सकता है? देखिए परिस्थितियाँ ठीक हो रही है, अगर ये परिस्थितियाँ इसी तेज़ी से ठीक होती है तो डेफर भी 3 महीने पहले हो सकता है। अगर परिस्थितियाँ ठीक हो रही है, 6 महीने से ज़्यादा डेफर का कोई स्कोप नहीं आ रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब पहले हो सकता है। हिमाचल प्रदेश बहुत तेज़ी से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। कैसे बदल रहा है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हमने सीबीएसई स्कूल खोले, सीबीएसई स्कूल के साथ ही 3-4 प्राइमरी स्कूल थे, वहाँ बच्चे जा ही नहीं रहे, तो वो भी तो खर्चा बच रहा है। वो चारों बच्चे हम सीबीएसई में ले रहे हैं। तो कई प्रकार से चेंजिंग आ रही है, हॉस्पिटल में चेंजिंग आ रही है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन ही है कि हम 40 महीने में प्रदेश को आत्मनिर्भर की दिशा में बढ़ाने की तरफ आगे बढ़े हैं। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया कैंपेन हमें नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें नहीं मानते, वो हमारी छोटी छोटी बातों को आगे बढ़ाते हैं, छोटी छोटी बातों पर टिप्पणियां करते हैं। उनके कुछ एक पेड़ है, हर भाषा में बोलते हैं। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि हम प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं और प्रदेश हित ही हमारा सर्वहित। अभी राज्य के कर्मचारियों का 13% डीए पेंडेंसी है, क्या पॉसिबिलिटी है सर हम दे पाएंगे या उसमें वेट करना पड़ेगा? मेरे समय का कोई डीए पेंडिंग नहीं है, जो पेंडिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के समय का पेंडिंग है। हम देने की कोशिश करेंगे, लोग जानते हैं। सर आपके अब राज्यसभा चुनाव हो गया, अब आप करीब 1.5 साल का आपके पास और टाइम है, और अभी भी कैबिनेट में एक मंत्री का पद रिक्त है। तो क्या कैबिनेट के एक्सपेंशन के स्कोप हैं तो सर कब तक, और क्या डिपार्टमेंट्स में भी रिशफल होगा सर मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो में? भाई 1.5 साल नहीं है, अभी 40 महीने हुए हैं और आज हमारे को 4 दिन हुए हैं। अभी 1.5 साल के लिए 2 महीने बाकी है, उसके बाद 1.5 साल होगा जी। तो 1.5 साल के लिए 2 महीने में, तो अभी हम 2 महीने में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इतने रोजगार के अवसर राज्य चयन आयोग में निकल रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में निकल रहे हैं। 800 पुलिस की भर्ती का मैंने अभी और दे दिया। 17 तारीख को कैबिनेट है, असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड निकल रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड निकले हैं, स्टाफ नर्सिस की पोस्टें निकल रही है। तेज़ी से काफ़ी
पोस्टर निकल रहे हैं। और मैंने कहा है कि कोई भी पोस्टों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की इस समय सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बिकी, हमारे समय नहीं बिक रही है, हमने उसको ठीक किया है। कैबिनेट एक्सपेंशन और रीशफलिंग सर, पोर्टफोलियो। हाँ हाँ, ये तो सब कार्ड्स में होते हैं, कैबिनेट रीशफल और रीशफलिंग का पोर्टफोलियो भविष्य में जब भी होगा आपको बताएंगे। वैसे बनेगा सर एक मंत्री या भी इंतजार करना पड़ेगा जो तलबगार है? नहीं, मंत्री बिल्कुल बनेगा, जैसे ही हाईकमांड अप्रूवल देती है मंत्री बनेगा जी। और अब क्या सर बोर्ड कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन बनने थे बनेंगे या अब हो चुका सर जितने बनने थे? नहीं, वो तो जो बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन है निरंतर प्रक्रिया बनते रहेंगे, और जिनका टेन्योर होता होगा वो हटते भी रहेंगे। एक सर चेस्टर हिल का जो इतना लंबा विवाद चला जिसमें चीफ सेक्रेटरीज कई थे, उनके नाम आए, अधिकारी आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और प्रदेश की कहीं ना कहीं सर गरिमा को ठेस पहुंच रहा है। पूरे मामले में एज ए स्टेट के हेड सर आप कैसे सोचते हैं कि तमाम चीफ सेक्रेटरीज जो रहे हैं, जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है, वो ऐसे विवाद एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश की छवि को भी धक्का लगता है सर। तो उस पर किस तरह का एक्शन प्लान है सर सरकार का? अधिकारियों की लड़ाई है, मैंने तो बहुत नज़दीकी से देख लिया। तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, और पिछली सरकारों को पता नहीं लगता था, ब्यूरोक्रेट्स सरकार चलाते थे या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चला रहे। फ़र्क ये है, आपने देखा कि सारी योजनाएं बदल दी गई है। किन योजनाओं को बदला? जिससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। दूध का उत्पादन लाए हम, प्राकृतिक खेती का उत्पादन लाए। अब चेस्टर हिल के मामले में हमने बोला भी बताओ सच्चाई क्या रिपोर्ट लाओ। अब वो अखबारों के माध्यम से लड़ रहे तो उसमें क्या है, उसमें कि प्रदेश की छवि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रदेश की छवि 75 लाख लोगों की आत्मनिर्भरता की छवि बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोग ईमानदार हैं। जिसने गलत किया होगा, जिसने भी गलत किया होगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी। इन्होंने सर एक दूसरे के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए हैं उस पर कोई इंक्वायरी भी सर आपने इनिशिएट की, कोई इंक्वायरी बिठाई कि जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो कितने सच हैं या झूठ एक दूसरे के खिलाफ? अब इनकी क्या इंक्वायरी उठाऊँ? एक पर लगाता है, दूसरे पर लगाता है। ये सिर्फ ईगो की सेटिस्फेक्शंस के लिए एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे इस चीज़ों में पढ़ना नहीं, मुझे सिर्फ प्रदेश का देखना है। प्रदेश के हित में जो अधिकारी काम करेगा उसको हम आगे प्रमोशन भी देंगे, जो नहीं काम करेगा तो कई लोग बैठे हुए, बेले भी बैठे हुए भी। विस्तार का भी आया कि सेवा विस्तार काफ़ी हो गया, अब सरकार किसी को सेवा विस्तार देगी नहीं। एक साथ आपने एक बात और ऐड की, जो परफॉर्म करेंगे परफॉर्मेंस के आधार पर हम सेवा विस्तार देंगे भी। तो क्या ये मैकेनिज्म तमाम डिपार्टमेंट्स पे ही रहेगा या जो आपका एजुकेशन का मॉडल था कि सेक्शन 70 के बीच हम रिटायर नहीं करेंगे शिक्षकों को, वो इस साल भी कंटिन्यू होगा सर या बदलाव होगा? कोई सेवा विस्तार किसी को नहीं मिलेगा, कोई रीएम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं मिलेगी। 31 मार्च से पहले जिनके ऑर्डर हो चुके हैं उसके बाद किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे मेडिकल एजुकेशन है, वहाँ हमारे को प्रोफेसर की ज़रूरत है। कोई ऐसा टेक्नोक्रेट्स है, वहाँ उस बारे में हम देख सकते हैं। सिर्फ 5-10 लोग ही होते हैं जिनको दिया जाता है। और सर एजुकेशन के जो टीचर्स थे जिनको बोलते हैं सरकार की हम बीच सेक्शन 70 में रिटायर नहीं करेंगे, सबको एक साथ करेंगे। नहीं, शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, अब तो बीच में भी रिटायर किए जा सकते हैं जी। और दूसरा सर जो आपकी चुनावी गारंटीज थी 10, आपको क्या लगता है अब कौन सी गारंटी आपको मीट करनी है? क्योंकि अभी भी सर बीजेपी ये कहती है कि आपने जो 1500 थे वो पूरे प्रदेश में नहीं दिए, आप पैचेज में दे रहे हैं, समूचे प्रदेश में नहीं दिए, जबकि आपने चुनावी गारंटी में कहा था हिमाचल की हर महिला को 1500 देंगे। नहीं, मैं तो अभी इसलिए दे रहा हूँ जितनी मेरी स्थिति होती है वो उतना मैं दे सकता हूँ। अभी जब स्थिति अच्छी होगी तो मैं पूरी राज्य में दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ किन्नौर की महिलाओं को आज हमने घोषणा की है, तो जब स्थिति होगी तब दूंगा ना। पर हमारी गारंटियाँ तो पूरी होगी ना, उस गारंटी की तरफ बढ़ना तो शुरू करके 10 की 10 गारंटियाँ पूरी होगी है। पंचायत चुनाव सर अब किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है प्रदेश में। आपने लगातार सर हमने देखा कि पंचायत चुनावों को लेकर नोटिफिकेशन आती रही, तो जो बीच में बात हो रही सर जो चिट्टे में इन्वॉल्व है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या जो करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया सर अब हो गई है, कुछ चेंजिंग और भी हो सकती है जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होती पंचायत चुनावों की। मैंने तो पहले ही कहा था कि 31 मई तक चुनाव होना चाहिए, मेरा लक्ष्य ये था। अब नोटिफिकेशन कुछ नहीं होगी। पंचायत चुनाव कोई पार्टी बेस पर नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है। उसमें कांग्रेस के 4-4 खड़े हो जाते हैं, पंचायत प्रधान में कांग्रेस के 4-4 खड़े होते हैं, बीजेपी के भी 4-4 खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं पड़ता इसमें, ना कांग्रेस लड़ती ना बीजेपी लड़ती, और जो बीडीसी में भी खड़े हो जाते हैं। तो हमने बोला कि पंचायत चुनावों में किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं है, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जिस मर्जी ने लड़ना लड़ सकता है।
तो विचारधारा से जुड़े जो आपके ज़मीनी कार्यकर्ता सर, उनके लिए क्या आपका संगठन काम करेगा, या जो जीत के आए उनको मान लेंगे सर कि ये ठीक है, जीत के आए ये काम करें? पंचायत चुनावों में कांग्रेस के कार्यकर्ता की अपनी इच्छा होगी कि वो किसको वोट देना चाहता है, किसको वोट नहीं देना चाहता। सर, जो भाजपा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई है, जैसे सर मंडी का एक एपिसोड हुआ, एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई, तो क्या सर और कुछ सख्त कदम लेने की है सर आवश्यकता भी, या कैसे देखते हैं सर आप इन तमाम इंसिडेंट्स को? निश्चित तौर पर एक बेटी की जिस प्रकार से हत्या हुई है उसका मुझे व्यक्तिगत तौर से दुख है। कल मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स को वहाँ भेजा था, वो उनके परिवार से मिला, मैं उनके परिवार से भी बात करूँगा। उसे अरेस्ट कर लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तब होती है अगर उसको पकड़ा ना जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीति करनी है। अब हमारा कर्तव्य ये है कि उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी उस पीड़िता को न्याय मिले। धन्यवाद। ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने तमाम बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि किस प्रकार से ये प्रदेश अब अर्थव्यवस्था के जो चंगुल में ये राज्य फंसा था उसे बाहर निकालकर अब इस राज्य को न केवल आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास हैं, बल्कि तेजी से ये राज्य समृद्ध भी बनेगा।